हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक समराइज बताऊंगा, एक समरी बताऊंगा जिससे कि आपको और क्लियरिटी आएगी। देखिए, नेटवर्क और सर्किट दोनों में फाइन डिफरेंस ये हमें पता है, बट अभी मोटा मोटी हम लोग एक ही लेके चल रहे हैं। बाकी मैंने दोनों के बारे में वेरी फर्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा डिफरेंस बताया है, ठीक है, उसका ध्यान रखना। अब देखिए, दोनों में जो भी नेटवर्क सर्किट जो भी बनता है उसमें कैसे बनेगा, वो नेटवर्क और सर्किट कैसे बनेगा, एक रेजिस्टेंस होगा, एक इंडक्टेंस होगा और एक कैपेसिटेंस होगा, है ना। ये अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है। अभी मैंने सिंपल एक आरएल से सीरीज आरएल से सर्किट बना दिया है। अदरवाइज आर, एल और सी, इन तीन फंडामेंटल एलिमेंट से मिलकर कोई भी नेटवर्क या कोई भी सर्किट बनेगा। अब इनको एक्साइट करना मतलब एनर्जी देने के लिए हमें सोर्स की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने डिटेल में रेजिस्टेंस पढ़ा, डिटेल में इंडक्टेंस पढ़ा, डिटेल में कैपेसिटेंस पढ़ा, बहुत ही डिटेल में हमने तीनों के तीनों फंडामेंटल एलिमेंट पढ़ लिए हैं। उसके बाद इस सर्किट को एनर्जी देने के लिए हमारे पास सोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो सोर्स भी पढ़ लिया है। बट अभी हम लोगों ने कौन सा सोर्स पढ़ा है, मेनली डीसी पढ़ा है। मेनली कौन सा पढ़ा है, डीसी। एसी की बात अभी नहीं करी है, क्योंकि एसी का पूरा थ्योरी मैं अलग यूनिट में पढ़ाऊंगा। एसी सोर्स या एसी बेस्ड जितने भी नेटवर्क या सर्किट्स है उनको डिफरेंट जगह पे पढ़ेंगे हम लोग। अभी पूरा का पूरा सब कुछ काय में चल रहा है, डीसी में चल रहा है। तो ये सोर्स भी पढ़ लिया हमने। सोर्स में भी दो कैटेगरी थी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, वो दोनों भी हम लोगों ने पढ़ ली। और टाइप्स ऑफ एलिमेंट भी लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, लीनियर होंगे, नॉन लीनियर होंगे, लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक पढ़ी है, छोटी सी टेक्निक पढ़ी है, दैट इज ओम्स लॉ। क्या पढ़ा है साथ में हमने, इसके बाद हमने इस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। अगर ओम्स लॉ के हिसाब से अगर ओम्स लॉ को देखें तो उसमें था एक रेजिस्टेंस हो, एक करंट पास हो रहा हो और यहां पर वोल्टेज है, तो V = I × R। इस तरीके से हम लोग किसी भी छोटे सर्किट को, रेजिस्टेंस बेस्ड सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। V = I × R। तो ये रहा आपका ओम्स लॉ। तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या देखा, नेटवर्क और सर्किट बना दिए, RLC से मिलके बना है। उसको एनर्जी देने के लिए सोर्स के बारे में भी पढ़ चुके हम लोग। और इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक मेथड, छोटी सी मेथड हमने पढ़ी, दैट इज ओम्स लॉ, दैट इज ओम्स लॉ। तो क्या ये ओम्स लॉ से जो सर्किट सॉल्व किया है, क्या ये सफिशिएंट टेक्निक है? सिर्फ क्या ओम्स लॉ से ही हम लोग पूरा एंटायर नेटवर्क थ्योरी सॉल्व कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओम्स लॉ क्या है, सर्किट सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा मेथड है। इस अकेले मेथड से हम लोग पूरा नेटवर्क नहीं एनालाइज कर सकते, हमें डिफरेंट सॉल्विंग टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। तो इस ओम्स लॉ में एक एड ऑन हुई है मेथड जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। तो ये शख्स आए हैं, मेरे ख्याल से पूरा क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक क्लियरली विजिबल है, अदरवाइज गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ्स। इन्होंने आके पूरी सर्किट थ्योरी का रूप बदल दिया। इन्होंने बोला कि सिर्फ ओम्स लॉ इनफ नहीं है, ओम्स लॉ के आगे भी हमें जाना है। सर्किट या नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हमें और भी डिफरेंट मेथड लगानी पड़ेगी। और फिर ये पिक्चर में लेके आए इनके दो लॉ, कौन से, किरचॉफ्स KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो किरचॉफ्स लॉ, तो इनका पूरा नाम क्या है, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ्स। 1824 में इनका बर्थ हुआ था, 1887 में डेथ हो गई थी। और 1847, 23 साल की उम्र में, कहां गए 1847, 23 साल की उम्र में इन्होंने एक रिलेशनशिप बिल्ड किया और ये दो लॉ दिए, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और इन दोनों KCL और KVL और ओम्स लॉ को मिलाकर, KCL, KVL और ओम्स लॉ को मिला के फिर हम लोगों ने बहुत सारे नेटवर्क सॉल्व करने में हम लोग कामयाब हो गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है KCL और KVL ने पूरी नेटवर्क थ्योरी में। जो सॉल्विंग टेक्निक बिल्डअप करने के लिए KVL और KCL का बहुत बड़ा रोल है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने यहाँ पे एक समराइज फॉर्म में लिख दिया, अदरवाइज गूगल पे आप बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। 1847 वो ईयर था, 1847, 1847 है ना। हम आजाद कब हुए थे,
1947 में हम आजाद हुए थे, ठीक 100 साल पहले किरचॉफ्स आए थे ना, याद रखने के लिए आपको आसानी रहेगी। बट खैर गेट एग्जामिनेशन में इनसे कोई लेना देना नहीं है, बट आपको एक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब ये किरचॉफ्स को आगे बढ़ने से पहले है ना, केवीएल केसीएल 2 टेक्निक है, सिर्फ यही टेक्निक नहीं है और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है। और इस यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट नंबर 4। नई यूनिट स्टार्ट हो रही है, इस यूनिट का नाम क्या है? बेसिक सॉल्विंग टेक्निक। नेटवर्क और सर्किट को सॉल्व करने के लिए बेसिक सॉल्विंग टेक्निक है, और उसमें पहला नंबर आता है केसीएल का। अच्छा, कई बार इंटरव्यू में यह भी पूछा जाता है आपसे कि केवीएल और केसीएल में फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं, अदरवाइज मैं आगे भी बताता ही सही। तो फर्स्ट लॉ बोलते हैं हम लोग केसीएल को। केसीएल क्या था? इसका फर्स्ट लॉ था, क्योंकि कई बार कॉलेज वाइवा में पूछा जाता है केवीएल और केसीएल में फर्स्ट लॉ कौन सा है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कौन सा है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? केसीएल। अब इसको आगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एनर्जी और ये सब चीजें अभी पढ़ेंगे, अभी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे सिलेबस देखिए, पूरा बेसिक सॉल्विंग टेक्निक कौन कौन सी होती है। नंबर 1 है केसीएल, नंबर 2 है केवीएल, नंबर 3 है इक्विवेलेंट सर्किट विद रिस्पेक्ट टू सोर्सेस। सोर्सेस को लेके कुछ प्रॉपर्टी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद है इक्विवेलेंट आरएलसी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमने 12th क्लास में भी किया है। वापस से हम लोग यहां पे रिवाइज करेंगे सारी चीजें। फिर 5th नंबर क्या है? स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे स्टूडेंट भागते हैं, स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेटेस्ट में गेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो ये जो 7 टेक्निक लिखी है मैंने, इसको, इन 7 टेक्निक को मैंने काय में समराइज किया है? बेसिक सॉल्विंग टेक्निक। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इन 7 टेक्निक को। यहां पर मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ये चीज नहीं लिखी हुई है, ये चीज नहीं लिखी हुई है, क्योंकि ये तीनों के तीनों हम लोग एडवांस सॉल्विंग टेक्निक में पढ़ेंगे। जब ये 7 टेक्निक खत्म कर लेंगे, उसके बाद एडवांस सॉल्विंग टेक्निक में वो नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जनरली हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन दिखता है, हम तुरंत उसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ जाते हैं। क्यों? कॉलेज में यही ट्रेनिंग हुई है हमारी कि नेटवर्क देखो, लूप घूम जाओ, मेश एनालिसिस लगा दो, नोडल लगा दो, उससे सॉल्व करके ले आओ। ऐसा नहीं है। देखिए, नोडल और मेश से भी आपको मैं एक चीज बताऊं, कोई भी सर्किट सॉल्व करने के लिए कम से कम 10 मेथड से, 10 डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, बट हमें सॉल्व किससे करना है? मोस्ट इफेक्टिव मेथड से सॉल्व करना है। क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट के साथ साथ समय की भी लड़ाई है, टाइम की भी लड़ाई है, कि कम टाइम में 3 घंटे के अंदर इफेक्टिव तरीके से आप पेपर को सॉल्व करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करें। तो अल्टीमेटली एग्जाम क्रैक करना है ना। तो इसीलिए मैं आपको जब बताऊंगा, ये सारी चीजें टेक्निक पढ़ाऊंगा, देखिए ये चीज बार बार बोलूंगा, जो आने वाला एक लाइन बोलूंगा, मैं आपको बार बार बोलते रहूंगा कि जब भी मैं ये अलग अलग टेक्निक पढ़ाऊंगा ना, तो आपका मन करेगा कि जब मैं करंट डिवीजन रूल से कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो आप मुझे कमेंट में भी लिख के बोलेंगे कि सर इसको तो हम इससे भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, बट मैं पर्टिकुलर कोई भी टेक्निक पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन कराऊंगा शुरुआत में। जब एक बार मैं बेसिक सॉल्विंग टेक्निक और एडवांस सॉल्विंग टेक्निक पूरी तरीके से फिनिश कर दूं, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि करिए, जिससे मर्जी आए उससे सॉल्व करिए। देखिए क्या होता है ना, जब युद्ध में जाते हैं ना, तो तलवारबाजी सीखते सीखते, ऐसा नहीं 5 मिनट तलवारबाजी सीखी और फिर तीर धनुष सीखने चले गए, फिर कोई दूसरा हथियार चलाने सीख गए। तो क्या होता है, ट्रेनिंग हो रही है आपकी। नेटवर्क सीखना है ना, तो प्रॉपर ट्रेनिंग ले लीजिए। जब मैं एडवांस सॉल्विंग टेक्निक खत्म कर दूंगा, उसके बाद अगर आपने मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूं वैसा वैसा फॉलो कर लिया, आप नेटवर्क सीख गए। उसके बाद मुझे थ्योरम्स में, ट्रांजिएंट में, या फिर 2 पोर्ट नेटवर्क में या रेजोनेंस में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक और एडवांस सॉल्विंग टेक्निक जब फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आपका नेटवर्क अल्टीमेटली फिनिश हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी मैं एक एक करके टेक्निक पढ़ाऊं, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कराऊं, तो उस टेक्निक को प्रॉपर तरीके से सीखना है ना। ये अलग अलग तरीके की विद्या है। एक जब मैं सिखा रहा हूं, तीरंदाजी सिखा रहा हूं, तो तीरंदाजी पे ही फोकस करना, तलवार सिखा रहा हूं, तलवार पे ही फोकस करना, और फिर युद्ध में भेज दूंगा। युद्ध में आपके हिसाब से, अपने डिसीजन के, अपने दिमाग के हिसाब से आप जो हथियार चलाना चाहें वो चला सकते हैं। बट मेरा काम क्या है, एज अ गुरु मेरा काम क्या है, आपको एक एक हथियार के बारे में सही से ट्रेनिंग करना, सही से गाइड करना कि कौन सा हथियार कब चलाना है ना। नहीं तो गलत टाइम पे गलत हथियार चला दोगे तो गलत रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट वाले दिन फिर रोने के अलावा, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा।
तो इसीलिए जैसा जैसा बोलते जाऊं मैं नेटवर्क में, वैसा वैसा फॉलो करना, कुछ भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। शुरुआत में नेटवर्क को अप्रोच करने के लिए क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो शुरुआत में उसको सॉल्व करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और क्योंकि लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस है, एक बार सीख गए उसके बाद नेटवर्क आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज रियलाइज करोगे जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक सारी चीजें होती जाएगी। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं केसीएल और केवीएल। सबसे पहले केसीएल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक यूनिट 4 चालू हो गई है आपकी, ठीक है, बेसिक सॉल्विंग टेक्निक। और इसमें अब स्टार्ट करेंगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ से। तो केसीएल पढ़ाने से पहले एक चीज आपको और बता देता हूं, कई बार अदर देन गेट एग्जामिनेशन में कई बार आपसे पूछा जाता है नोड के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है? नोड। देखिए, नोड एंड ब्रांचेस, नोड और ब्रांचेस, इनका मतलब और भी आप जब ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे, बट आप अभी ये समझ सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम लोग नोड के बारे में भी चर्चा करते हैं, ब्रांच के बारे में लेटर ऑन करेंगे, ठीक है। तो नोड दो तरीके के होते हैं, कौन से? एक होता है हमारा सिंपल नोड, ठीक है, सिंपल नोड, सिंपल नोड, सिंपल नोड, सिंपल नोड। और दूसरा होता है प्रिंसिपल नोड। दूसरा क्या होता है? प्रिंसिपल नोड। ये कई बार गेट में तो नहीं आते हैं, बट अदर देन गेट एग्जामिनेशन में जैसे एसएससी जेईई इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो अब यहां पर सिंपल नोड का मतलब क्या है? सिंपल नोड का अगर मैं मतलब बोलूं तो यहां पर अगर दो ब्रांचेस है, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है, ठीक है, तो ये यहां पे ये अलग अलग ब्रांच है, ये नोड हो गया। ये क्या हो गया आपका? नोड। ये क्या हो गया? नोड हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ओवरऑल तो एक ही ब्रांच दिख रही है ना, तो इसको थोड़ा सा और ऐसा देख लो, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिंपल नोड किसको बोलते हैं हम लोग? कि दो ब्रांचेस एक नोड से अगर कनेक्टेड है, दो ब्रांचेस एक नोड से कनेक्टेड है, ठीक है, टू ब्रांचेस अगर एक नोड से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं सिंपल नोड। और मोर देन टू ब्रांचेस अगर कनेक्टेड हुई, मोर देन टू ब्रांचेस, जस्ट लाइक ऐसा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और ये कैपेसिटेंस, तो मोर देन टू ब्रांचेस अगर एक नोड से कनेक्ट होती है, मोर देन टू ब्रांचेस, अभी यहां पे कितनी थी? दो ब्रांचेस कनेक्ट हो रही तो सिंपल नोड बोलेंगे, मोर देन टू ब्रांचेस हुई तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल नोड। तो जस्ट एक छोटी सी डेफिनेशन टाइप था, या एक आपको नॉलेज देना था, क्योंकि अदर देन गेट एग्जामिनेशन में भी ये छोटी छोटी चीजें कि सिंपल नोड क्या होता है या फिर प्रिंसिपल नोड क्या होता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक्चुअल केसीएल। सो दैट इज केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स, फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब सपोज करिए, देखिए आपसे मैं पूछता हूं कि व्हाट इज केसीएल, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या जवाब देते हैं कि सर इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, है ना, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ाता हूं, पूछता हूं व्हाट इज केसीएल, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, बस इतना सा वर्ड बोल देते हैं। फिर मैं बोलता हूं और अच्छे से बताओ, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर इनकमिंग एट एनी जंक्शन, मतलब इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन इक्वल टू आउटगोइंग एट दैट जंक्शन, मतलब जितना इनकमिंग आ रहा है किसी जंक्शन या नोड पर उतना ही वापस आउटगोइंग हो जाए, तो वो केसीएल है। तो आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं कि इनकमिंग इक्वल टू, जितना एक नोड पे इनकमिंग करंट हुआ उतना ही आउटगोइंग हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? केसीएल बोलते हैं। बट जब भी हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करते हैं, जब भी हम लोग, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, जब भी लॉ की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमें स्टेटमेंट बोलते टाइम पे काफी अच्छे से ध्यान रखना है ना, स्टेटमेंट बोलते टाइम पे हमें काफी अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैं बोलूंगा आज से ये वाली डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, आपको डेफिनेशन पढ़ना है आज से ये वाली। इन एनी लम्प्ड नेटवर्क, लम्प्ड का मतलब क्या है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इन एनी लम्प्ड नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट एनी नोड एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0, है ना। वापस से पढ़ेंगे इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझेंगे। पहले तो इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? इन एनी लम्प्ड नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट एनी नोड एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0। लेट अस सपोज अभी मैं कुछ ब्रांचेस बना देता हूं, अगर यहां पे थोड़ी देर के लिए ये मैंने यहां पे ब्रांचेस बना दी कोई डिफरेंट कलर से, ये नोड है, ठीक है, इस नोड से एक ब्रांच यहां पे कनेक्ट कर दी, दूसरी यहां पे, तीसरी यहां पे, चौथी यहां पे, ठीक है, और इसको बोल दिया नोड। और यहां पर क्या हो रहा है, अलग अलग करंट आएंगे। अब सपोज करो अलग अलग करंट मैंने बोल दिया, यहां पे I1 करंट, यहां पे I2 करंट, ठीक है, ये दोनों
एरो कहां है, नोड की तरफ है, और यहां पे I3 और I4 ये 4 ब्रांचेस बना दिए, 1 2 3 ब्रांच, और ये एक नोड से कनेक्टेड है। ये मैंने कुछ करंट बना दिए हैं। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, इन एनी लम्प्ड नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इस नोड पर जो भी करंट है उनका सम करके आपको क्या करना है, 0 करना है। अब आप ये ध्यान से देखिए, इस नोड के ऊपर कुछ करंट्स क्या हो रहे हैं, नोड की तरफ आ रहे हैं, और कुछ करंट नोड की तरफ से जा रहे हैं, है ना। मतलब कुछ करंट नोड की तरफ आ रहे हैं टुवर्ड्स, और कुछ करंट नोड से दूर जा रहे हैं, नोड के पास आ रहे हैं और कुछ नोड से दूर जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करो थोड़ी देर के लिए मैं इनकमिंग को पॉजिटिव मानता हूं, जो नोड की तरफ आ रहे करंट उनको मैं पॉजिटिव मानता हूं, तो जाने वाले नोड से दूर जाने वाले करंट को क्या मानूंगा, मैं निगेटिव मानूंगा। आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं। तो सपोज करो मैं इनकमिंग को मैंने यहां पे पॉजिटिव मान लिया, तो इसका मतलब नोड की तरफ ये इनकमिंग होने वाले इनको बोल दिया मैंने पॉजिटिव I1 प्लस I2। तो नोड से दूर जाने वाले करंट को मुझे क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने साइन कन्वेंशन एज्यूम किया है। आप इसका उल्टा भी एज्यूम कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव तो इसको भी निगेटिव करना पड़ेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि नोड के एक इनकमिंग आ रहा और दूसरा आउटगोइंग, तो दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो भी दोनों इनकमिंग है तो दोनों का साइन डिफरेंट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इनकमिंग वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो आउटगोइंग वाले को निगेटिव लेना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए, अब स्टेटमेंट पढ़िए, इन एनी लम्प्ड नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, ये माइनस भी क्या है, एक तरह का सम ही तो है ना, पूरा समेशन हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, एट एनी नोड एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0। एट एनी टाइम t का मतलब अभी थोड़ी देर से समझाता हूं। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा और जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पे समेशन i इक्वल टू n स्मॉल n और स्मॉल n इक्वल टू से कैपिटल N, तो हम ये और इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 0, n इक्वल टू 1 2। तो हम ये जो कैपिटल N है, ये कैपिटल N क्या है हमारी, नंबर ऑफ ब्रांचेस 1 2 3 4, नंबर ऑफ ब्रांचेस। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अगर समझ में नहीं आए ऐसा लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समेशन का साइन है। और n क्या है, n नंबर ऑफ नोड, स्मॉल n क्या है हमारा, स्मॉल n अगर मैं लिखूं ये है हमारा कैपिटल N, और स्मॉल n क्या है हमारा, नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ nth करंट, नंबर ऑफ nth ब्रांच का करंट, नंबर ऑफ nth ब्रांच करंट, ब्रांच करंट। ठीक है, चलिए ये एग्जाम में थोड़ा अच्छा इंप्रेशन रहे इस वजह से लिख सकते हैं, अदरवाइज अपना शॉर्टकट चलेगा, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो अब यहां पे क्या हुआ, ये है I1 I2 I3 I4 को मैंने इस तरीके से अरेंजमेंट करके लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि I1 प्लस I2 और इक्वल टू, ये माइनस साइन उस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे, तो I3 प्लस I4। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये जो दो करंट है ये कहीं ना कहीं हमारे क्या है, इनकमिंग करंट है, इनकमिंग कहां पे, इनकमिंग एट नोड, इनकमिंग एट नोड इक्वल टू ये क्या है, I3 और I4 आउटगोइंग करंट बोल सकते हैं, आउटगोइंग फ्रॉम नोड वही है ना, एक ही नोड होना चाहिए, एट एनी नोड, है ना। तो हम क्या अब बोल सकते हैं, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। अब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि किसी एक पर्टिकुलर नोड पे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट इज कॉल्ड KCL। बट शुरुआत में डेफिनेशंस आप इस तरीके से इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो क्या है, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ बोलना है, इस वजह से टाइप प्रॉपर होना चाहिए किसी भी इंटरव्यू में अच्छे नंबर के लिए। तो आप क्या बोलेंगे, इन एनी लम्प्ड नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा आगे चल के कि एट एनी टाइम t का मतलब क्या है,
तो वो थोड़ी देर से मैं आपको बताता हूं। समझ में आ गया? तो हमें क्या करना है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें नोड को आइडेंटिफाई करना है। नोड आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग लिखना है। इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग लिखना है। और हमारा ज्यादातर नोड कौन सा होगा, प्रिंसिपल नोड ही रहेगा। ज्यादातर केसेस में हमें क्या, कौन सा नोड मिलेगा, प्रिंसिपल नोड, क्योंकि सिंपल नोड में तो क्या होगा, आपका करंट एक ही फ्लो करेगा। ठीक है, तो हमें ज्यादातर कौन सा फॉलो करना है, प्रिंसिपल नोड को ही फॉलो करना है। रटना नहीं है आप ऑटोमेटिक, आपको याद नहीं रखना कि ये प्रिंसिपल है या सिंपल नोड है, आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन करते टाइम पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा थ्योरेटिकल पार्ट। इसके कुछ फीचर्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये रहे फीचर्स। ठीक है, तो देखिए ये फीचर एक एक करें। फीचर का मतलब क्या है, जैसे हम लोग कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उसके फीचर्स होते हैं कि नहीं, इतना मेमोरी, इतना रैम है, इतना सब चीजें हैं। तो सिमिलरली केसीएल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है ये, क्योंकि बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, उसमें बहुत हेल्प होती है, क्योंकि गेट में 1 नंबर में कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने लगे हैं और आजकल एमएसक्यू टाइप है, तो हो सकता है एमएसक्यू टाइप में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको दिए जाए। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा रहा हूं वो सारे काम आएगा। और सिर्फ गेट ही नहीं, अदर देन गेट एग्जामिनेशन में भी ये जो मैं नरेटिव थ्योरी पढ़ा रहा हूं ये काम आने वाला है आपको बहुत अच्छे से। तो पहला पॉइंट क्या है, केसीएल इज एप्लीकेबल टू एनी लम्प्ड नेटवर्क। ठीक है, लम्प्ड का मतलब तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इट डज नॉट मैटर वेदर द नेटवर्क एलिमेंट्स आर लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, एक्टिव, पैसिव, दैट इज सिंपली केसीएल इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द एलिमेंट। केसीएल को फर्क नहीं पड़ता है, ये सब पे लगेगा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, टाइम वेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, इन सब से फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि केसीएल सिर्फ और किस पे, लम्प्ड नेटवर्क पे ही एप्लीकेबल होगा। किस पे, लम्प्ड नेटवर्क पे। इस चीज का ध्यान रखना। बाकी क्या बोल सकते हैं हम लोग कि केसीएल इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द एलिमेंट। लीनियर हो, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, एक्टिव, पैसिव, कुछ भी हो, सब जगह एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है केसीएल इज एक्सप्रेस्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इसको और अच्छे से मैं इलोबरेट करता हूं, है ना। केसीएल को कई बार क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने पिछले, अगर मैं बात करूं, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि इस नोड पे 2 करंट इनकमिंग थे और 2 आउटगोइंग थे। तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 लिखा हम लोगों ने। I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 लिखा। अब देखिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं और इसी के यूज से मैं आपको कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल भी बताता हूं। मैं ये कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे मैं करंट इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू dq बाई dt होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि चार्ज Q1, I1 करंट है तो चार्ज Q1 डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम तो t। ये जब एक्सप्रेशन लिखी गई तो ये कब लिखी गई, एट किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर। तो इसका मतलब है कि यहां पर Q2 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू Q3 डिवाइडेड बाई टी। टाइम तो क्या था, सेम था, Q4 डिवाइडेड बाई टी। तो टाइम और टाइम कैंसिल हो गए आपस में, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q4। इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ चार्जेस किसी नोड पर आ रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस वापस चले गए। तो नो चार्जेस आर एक्यूमुलेटेड एट पर्टिकुलर नोड पर कोई भी चार्जेस रुका नहीं है। सपोज करिए ये नोड है तो यहां पर कुछ जितने चार्जेस इनकमिंग हुए उतने ही चार्जेस आउटगोइंग हो गए, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ में आया आपको। तो यहां पर ये हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी यहां पे कंप्लीट होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि KCL इज एक्सप्रेस्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जितने इनकमिंग चार्ज हुए उतने ही आउटगोइंग हो गए, कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट या रुका नहीं किसी नोड पर। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q4। इसी वजह से हमने KCL में क्या लिखा था, एट एनी टाइम t। अब इंपॉर्टेंस समझ में आया किसी, ये पूरे स्टेटमेंट का अब इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। एट एनी नोड एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0। चलिए एक लास्ट स्टेटमेंट और बाकी है, KCL फेल्स एट हाई फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो आपको ये पता होना चाहिए KCL क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये ऑलरेडी मैं पिछले कुछ लेक्चर में जब मैंने आपको समराइज किया था, डिस्ट्रीब्यूटेड लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, है ना, वहां पे कुछ एग्जांपल लिए थे, उससे मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो KCL हाई फ्रीक्वेंसी पर एप्लीकेबल नहीं है और ना ही डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे एप्लीकेबल है। तो आई बात समझ में। तो KCL की कुछ लिमिटेशन थी, KCL के कुछ फीचर्स थे, ये तीनों के तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट दिस नोट KCL किरचॉफ्स करंट लॉ फिनिश होता है आपका। ठीक है,
तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, केसीएल की जो टेक्निक है उसका थ्योरेटिकल वर्जन देख लिया, अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे आपको केसीएल की और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर हम लोग केवीएल चालू करेंगे। ऐसे करते 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 एक एक टेक्निक को पढ़ते जाएंगे, उस टेक्निक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे, और जब एंड ऑफ द डे सारी टेक्निक सीख जाएंगे फिर मिक्सिंग क्वेश्चन करेंगे, और फिर देखिएगा कमाल कि हर एक टेक्निक किस तरीके से यूज होती है और किस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आता है। बिलीव मी, आप नेटवर्क की सीरीज फॉलो करते जाइए, हजारों बच्चे पढ़े हैं, आप भी पढ़ते जाइएगा और इतने अच्छे से नेटवर्क सीखेंगे जो आपने कभी नहीं सीखा होगा। ठीक है, और कोई पर्टिकुलर कोई डाउट आए तो जी सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर चैट बॉक्स में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, वहां पे ऑडियो फाइल फैसिलिटी है, अपना सॉल्यूशन भी सेंड कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली रिप्लाई करता हूं। तो जी सेंटर का एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मुझसे कुछ अगर आपको डाउट्स वगैरह पूछना हो तो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में केसीएल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम के साथ। ओके, थैंक यू।